जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी एसएससी गणित है डॉक्टर मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली 3 है। ठीक। और इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट नाम से बना दिया गया है, उसमें सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम हल करेंगे 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न के आगे का जो पहले का वीडियो है वो आपको वही प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। समीकरण दिया गया है 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और 1/x प्लस 1/y बराबर 0। तो इसमें हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर दिया है 0, सॉरी माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप सवाल में देखोगे तो यहाँ पर क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, 1/x प्लस 1/y बराबर 4। इसको मानेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। और हम इसको मानेंगे समीकरण 2, यानी 1/x माइनस 1/y बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 मिल जाएगा हमको, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 के साथ में हल कर लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको हम हल कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है, 1/x प्लस 1/y बराबर में 4 दिया है। और यहाँ पर देखेंगे 1/x माइनस 1/y बराबर में 0 दिया है। तो क्या लिखेंगे हम कि जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो 1/x और 1/x लिखा हुआ है। तो देखिए इसके हर में भी x है और इसके हर में भी x है। तो x को हम लिखेंगे एक बार, बटे में क्या आएगा, 1 प्लस में यहाँ पर एक ही वाला है ना, तो इसको भी लिख देंगे। बराबर लगाएंगे, देखिए 1/y प्लस में है और 1/y माइनस में है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या होता है, कट जाते हैं। ठीक है। बराबर में कहेगा 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा। अब आगे देखिए, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 बटे में x बराबर में 4 और इसके बटे में कितना लगेगा, तो इसके बटे में लगेगा 1। ठीक है। 4 का इसके साथ में गुणा होगा, हो जाएगा 4x बराबर में 2 का होगा 1 के साथ में, 2 एक नाम 2 हो जाएगा। अब 4 यहाँ पर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x बराबर 2 बटे में 4, 2 एक नाम 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आएगा, 1/2। x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अब हमको क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। ठीक। समीकरण 1 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/x। तो x लिखा हुआ है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। 1/2 लिख दिया। प्लस में क्या लिखा है, 1/y बराबर में देखिए क्या है, 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जो है यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो 1 बटे को हम 1/1 लिख सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटे का 1 आप कभी भी हटा सकते हैं और अगर आपको जरूरत हो तो 1 लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर ऊपर का गुणा आता है ऐसे और बीच बीच का गुणा आता है। तो 2 एक नम 2 हो जाएगा और बटे में 1 नम 1 हो जाएगा। प्लस में कितना आएगा, 1/y बराबर में 4। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो 2/1 लिखा है, तो अगर हर में 1 आ जाए तो हम उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2। क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा 1/y बराबर 4 और ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा। 1/y बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। बटे में इसका 1 लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, 2 का y से 2y बराबर 1 का नाम 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 लिखा है, गुणा में क्या लिखा है, गुणा में लिखा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ बचेगा y बराबर 1/2। क्या लिखिएगा, y बराबर 1/2 बचेगा।
तो अब हमको क्या लिखना है, x बराबर कितना आया था, x बराबर आया है 1/2 और y बराबर कितना आया है 1/2। तो हमको दोनों को लिख देना है। आप देख लेना जिस ऑप्शन में इस प्रकार से दिया होगा उस ऑप्शन पर इसका टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे के प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए जो अगला प्रश्न है उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा बगल में साइड में, या फिर आपको किताब से पढ़ लेना आप। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसको क्या करेंगे, हम पहले हम पिता की आयु और पुत्र की आयु को ज्ञात कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु यक्स है, कितना है, यक्स वर्ष है। पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, यक्स वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जब पिता की x वर्ष है, सॉरी पुत्र की x वर्ष है, तो पिता की कितनी है, पिता की पुत्र के 3 गुनी आयु है। जो पिता है वो अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे पुत्र की आयु के साथ में, तो क्या हो जाएगा, 3 को 100 से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। क्या बोला गया है कि जो पुत्र की आयु है, ठीक है, जो पिता है वो पुत्र से अपने 3 गुना बड़ा है ना, तो हमने 3 से गुणा कर दिया है, तो 3x आ गया पिता की आयु। ठीक, अब क्या कहता है, 5 वर्ष बाद, क्या बोलाता है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखिए आज अगर x वर्ष है तो आज के 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु, पिता की आयु, इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि जब 5 वर्ष बढ़ेगा तो पिता की आयु भी बढ़ेगी और साथ में पुत्र की आयु भी बढ़ेगी ना। तो अब हमने पुत्र की आयु को 5 जोड़ दिया, तो इसी प्रकार से पिता की आयु में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ देना है। देखिए आज कितना है, 3x है, तो आज के 5 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे। ये चीज समझ में आया है। अब आगे क्या बोला गया है कि पिता की आयु का 2 गुना, क्या बोला गया है, देखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। यानी पिता की आयु का 2 गुना, यानी पिता की आयु ये है ना, तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस में 5 प्लस में 5। तो पिता की आयु को किससे गुणा करना है, 2 गुना बोला गया है ना, तो हमें 2 से गुणा करना है। आगे देखेंगे पुत्र की आयु का 5 गुना, तो पुत्र की आयु कितनी है, x + 5 है ना, और इसे कितना गुना, 5 गुना, तो हम 5 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अब आगे देखिए क्या करना है, 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे 5 का x के साथ में, तो 5x और 55 25 हो जाएगा, ये 55 25 हो जाएगा। देखिए 5 को x से किया तो 5x, 5 और 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको लिखेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ 6x, इधर ही आप 5x लिखा है ना, इधर प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -5x बराबर देखेंगे कितना लिखा है, 25, और यहाँ पर 10 क्या है, प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जो चीज इधर प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। आगे देखेंगे 6x में से 5x जाएगा, बचेगा 1x, तो 1 हम लिखते नहीं आगे। 25 में से 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा ना, यानी कि x बराबर कितना आ गया है, 15 आ गया है। तो ये क्या है, ये आपके पुत्र की आयु ना, हमने पुत्र की आयु क्या माना था, x माना था, तो लिखेंगे पुत्र की आयु, क्या मानेंगे, पुत्र की आयु क्या है, 15 है ना, x है, और x बराबर कितना है, 15 वर्ष, कितना आया है, 15 वर्ष। यानी जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु है वो है 15 वर्ष, और आपको हमको क्या करना है, पिता की आयु निकालना है। तो लिखेंगे पिता की आयु, क्या निकालेंगे, पिता की आयु,
देखिए पिता की आयु कितनी थी, 3x थी। कितनी थी, 3x। तो देखेंगे 3 लिखेंगे और x का मान कितना है, x का मान है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो 15 तिया 45 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 45 वर्ष। यानी पुत्र की आयु है 15 वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। अब हमको जब ऑप्शन में देखेंगे तो पहले पिता की आयु लिखेंगे, फिर हम पुत्र की आयु लिखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 45,15। देखिए जिस ऑप्शन में आपको 45,15 दिया होगा उसी ऑप्शन को आप टिक कर देना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको प्रश्न दिया गया है। इसमें हमको क्या करना है कि बताना है किस प्रकार से हल है ये जो प्रश्न है, ये किस प्रकार का हल है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको जहाँ पर 5 दिया गया है उसको हम इधर ले आएंगे। देखिए किस प्रकार से, 2x प्लस वाई और ये प्लस में इधर के 5 हो जाएगा बराबर में 0। ये बनेगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y, ये प्लस में जाएगा माइनस में 8 बराबर 0 है। ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बनेगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। कैसे, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से व समीकरण 2 को इसे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, क्या करने पर इसके भाई, तुलना करने पर। तो क्या लिखेंगे, a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर आएगा 2। क्या आएगा, 2। b1 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे y के कुछ भी नहीं है ना, जिसके कुछ नहीं होता है उसके क्या होता है, 1 छिपा रहता है। तो b1 बराबर 1 मानेंगे। c1 बराबर आएगा -5, c1 बराबर -5 आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए a2 बराबर कितना है, 3 है। b2 बराबर निकालेंगे तो b2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। b2 बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। और c2 बराबर क्या आएगा, माइनस में 8 आ जाएगा। c2 बराबर क्या लिखेंगे, -8 लिख देंगे। तो अब देखिए इसका मान रखेंगे किसमें, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2। कितना है, 2 बटे में a2 का मान है 3 बराबर लगाएंगे। b1 का कितना है, 1 लिखा हुआ है और b2 का मान कितना है, 2 लिखा है बराबर लिखिए। c1 का कितना है, -5 है और बटे में c2 का मान कितना है, तो c2 का मान है -8। क्या है, -8। तो एक चीज देखेंगे यहाँ पर, जब ऊपर और नीचे दोनों माइनस हो तो माइनस और माइनस काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। नॉट इक्वल टू 5/8। यानी इस प्रकार से बताया गया है कि इसमें कोई भी अंक आपस में बराबर नहीं है। क्या है, कोई भी अंक आपस में बराबर नहीं है। यहाँ 2/3 है, यहाँ पर 1/2 है, और ना तो ये दोनों आपस में बराबर है, और यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर 5/8 है, तो ना तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब कोई भी अंक आपस में बराबर नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका अद्वितीय अंक होगा। कैसा होगा, अद्वितीय अंक होगा। ये चीज हमने आपको जब ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था 3A प्रश्नावली में, हमने आपको उसको सिखाया था। अगर आपको नहीं याद होगा तो यहाँ पर उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब इसमें कोई भी अंक तो बराबर नहीं होता है पर उसका हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यानी इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और जहां पर आपका ऑप्शन दिया होगा अद्वितीय, उसको हम ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर जो आगे का प्रश्न है वो भी हल करते हैं। चलिए जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो 11वां प्रश्न है ना, इसे देखेंगे।
तो 11वां प्रश्न को हल करने से पहले इसको हम पढ़ लेंगे ताकि प्रश्न पता चल जाए कि है क्या। और आपको इधर साइड में प्रश्न दिख जाएगा, ठीक है, वहां से पढ़ सकते हैं या फिर अपनी पुस्तक से भी आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपया है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपया हो तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे पहले ना, मानना पड़ेगा कि एक पेन का मूल्य, क्या मानेंगे, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य क्या है, 100 रुपया है। कितना है, एक पेन का मूल्य 100 रुपया है। और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, पुस्तिका का मूल्य, मूल्य कितना है, y रुपया है। कितना है, y रुपया है। एक पेन का मूल्य 100 रुपया है और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपया है। तो इसको हल करेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। जब इसका प्रश्नानुसार हल करेंगे तो प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिका है। क्या है, 5 पेन है ना, तो 5 लिखेंगे और पेन को हमने क्या माना है, x माना है ना, तो x लिख देंगे। प्लस में अभ्यास पुस्तिका कितनी है, 3 अभ्यास पुस्तिका है तो 3 लिखेंगे और अभ्यास पुस्तिका को क्या माना है, y माना है ना, तो 3y लिख देंगे। बराबर में कितना बन रहा है, टोटल बन रहा है 31 रुपया। कितना बन रहा है, 31 रुपया बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब जो दूसरी शर्त दी गई है उसे ही पढ़ेंगे। क्या है, 7 पेनों का मूल्य कितना है, 7 पेनों का मूल्य ना, तो 7 लिखेंगे और पेन क्या माना थे, पेन माने थे x ना, तो 7 लिख देंगे। प्लस में देखिए 2 अभ्यास पुस्तिका है ना, तो 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 अभ्यास पुस्तिका क्या होगा, y, तो 2y हो जाएगा। इन दोनों का टोटल मूल्य कितना बन रहा है, तो इन दोनों का टोटल मूल्य कितना है, 39 रुपया। कितना बन रहा है, 39 रुपया। इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसको जो हल करना है तो या तो हमें x को बराबर करना पड़ेगा या फिर हमको y को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हमें y को बराबर करना है तो यहाँ पर गुणा करते हैं 2 से और यहाँ पर गुणा करते हैं 3 से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 6 और 6 हो जाएंगे ना। जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से, व समीकरण समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। देखिए 2 दिया है ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यस, और प्लस में 3 दूनी 6y हो जाएगा। बराबर में देखेंगे क्या हो जाएगा, 31 दूना 62, 31 दूना 62 हो जाएगा। ठीक है, क्या मानेंगे इसको, 31 दूना 62 मानेंगे। ये बनेगा समीकरण 3। क्या बनेगा, समीकरण 3 बन जाएगा। अब ये समीकरण जो 2 दिया है इसमें हम किससे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 x, और यहाँ पे 3 दूनी 6y, बराबर में 3 का गुणा होगा 39 के साथ में ना। तो क्या करेंगे, देखिए 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 का 7, हासिल में आएगा 2, और 3 त्रिक का 9 और 2 11 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 4। क्या बनेगा इसको, समीकरण 4। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, सारी चिन्ह आपस में बदल जाएगी। जो नीचे वाला समीकरण होगा, जो प्लस में वो माइनस में, जो प्लस में वो माइनस में, और ऊपर जो प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आगे देखिए,
21x में से 10 से निकल जाएगा, बचेगा माइनस में 11x। ठीक, और यहाँ पर 6 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो 6 और 6 कट जाएगा। बराबर देखिए माइनस वाला अक्षर बड़ा है ना, जो माइनस वाला अंक है वो बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब देखिए 7 में से जाएगा आपका 2, तो बचेगा 5, और यहाँ 11 है ना, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ जो -11 लिखा हुआ है गुणा में है, इधर आगे क्या होगा, पक्षांतर होगा ये। ठीक, तो यहाँ बचेगा x बराबर -55 पहले से है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, माइनस में 11 आ जाएगा, माइनस में 11 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। जब ऊपर भी माइनस होगा, नीचे भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कट जाता है। 11 एकम 11 और 11 पचे 55, 11 पचे 55, यानी कि x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, जब हमको x का मान मिल जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया, देखिए 5 गुणे x, 5 गुणे x, तो x का मान कितना है, x का मान 5 है, तो उसको 5 लिख देंगे। प्लस में कितना है 3y, और बराबर में कितना है 31, बराबर में क्या दिया गया है, 31 दिया गया है, तो वो ले लेंगे हम। ठीक, अब इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 25 हो जाएगा ये, और प्लस में क्या लिखा है 3y, बराबर में 31, बराबर में 31। अब यहां पर हल करेंगे हम, देखिए 25 इधर प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3y, क्या बचेगा 3y बराबर 31 पहले से था, और ये 25 प्लस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा। अब देखेंगे 25, 31 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 3y लिखा है ना, इधर एक गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, y बराबर 6 बटे में क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 6 बटे में 3, यहाँ पे 3 गुणा में था, तो इधर आके भाग हो जाएगा। अब देखेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 2, y का मान कितना आया है, 2 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि एक पेन का मूल्य कितना था, 100 रुपया था, तो पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, एक पेन का मूल्य हमने 100 रुपया माना था, और x बराबर कितना है, 5 रुपया आया है, कितना आया है 5 रुपया। तो जो पेन का मूल्य वो 5 रुपया है, और साथ में क्या है, पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य हमने y माना था ना, देखिए यहाँ पर क्या था, y माना था, तो y बराबर कितना है, 2 आया है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें इस प्रकार का आंसर होगा उस ऑप्शन को आप टिक कर देना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप। स्क्रीनशॉट करने के बाद में जो इसके आगे का प्रश्न है, ठीक है, वो तर्क और अभिकरण जो है, तर्क पर आधारित प्रश्न है, तो उनको हम हल करेंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे जल्दी से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न दिया गया है, अभिकथन ए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 तथा -5x माइनस 15y और प्लस 7 बराबर 0 का कोई हल जो है नहीं होगा, 0 का कोई हल नहीं होगा। तो हमें हल करके ये बताना है कि जो यहाँ पर दिया गया है समीकरण, स्टेटमेंट दी गया है, जो कथन हमको दिया गया है वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम हल करेंगे, उसके बाद में इसको हम बताएंगे कि इसका जो है कोई हल होगा कि नहीं होगा। तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, देखिए a1 का मान कितना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 का मान रखने पर। ठीक है, तो a1 का मान कितना है, a1 का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा,
बटे में A2 का मान कितना है, तो A2 का मान आएगा -5। कितना आएगा, -5 आ जाएगा। यहां देखेंगे क्या, बराबर लगाएंगे, B1 लिखेंगे, तो B1 का मान है माइनस में, सॉरी 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 लिखेंगे और बटे में B2 लिखा है, तो B2 का मान कितना है -15। यहाँ देखेंगे B2 का मान कितना है -15, बराबर लगाएंगे। C1 का मान कितना दिया है, तो C1 का मान दिया गया है 8, तो 8 लिख देंगे। बटे में C2 का मान, तो C2 का मान हमको 7 दिया गया है। क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। अब जब इसको आगे हम हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/-5 में हम हल नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर लगाएंगे, माइनस लगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए 3 × 9 3 और 3 × 5 15, तो देखिए -5 यहाँ भी आ जाएगा। बराबर में क्या लिखा, 8/7। क्या लिखा है, 8/7। तो अब देखिए जब ये वाला पद और ये वाला पद बराबर होगा और ये पद बराबर नहीं है ना, तो इसको हम काट देंगे ऐसे, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये बराबर नहीं होगा, तब क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और इस सवाल को आपको प्रश्न 3A में पूर्ण रूप से बिल्कुल विस्तार से बताया गया है। तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उसको देख लीजिएगा। और देखिए अगर ये दोनों मिल रहे हैं आपस में और ये नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, देखिए कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर हो, ये और ये बराबर हो और ये बराबर ना हो, तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि जो ये वाला कथन है आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्या है, बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए यहाँ पर, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y = +c = 0 हो तो, ठीक है, तब कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध होगा। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया था कि जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये बराबर नहीं होगा, तब इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। क्या दिया गया है, यह समीकरण जो कथन है बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं। हाँ ठीक है, दोनों सत्य हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तर्क आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण करता है। बिल्कुल, तर्क आर जो है अभिकथन ए का स्पष्टीकरण करता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर जो इसके आगे का प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, वो भी अभिकथन और तर्क पर ही आधारित है, उसे भी हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा 13वां प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तर्क अभिकथन और तर्क पर आधारित है। तो प्रश्न को पढ़िए। पहले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि त्रिभुज एंगल ए बी सी में यदि एंगल सी बराबर एंगल 3B 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी हो, तो ए का मान क्या होगा, 20 डिग्री अंश होगा, ठीक है। तो हमें इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर पहले कैसे बना देते हैं, ठीक है, 2 भागों में। अभी देखिए यहाँ पर जब त्रिभुज दिया गया है, क्या मानेंगे इसको, एंगल सी बराबर एंगल 3 एंगल बी दिया है ना, 3 एंगल बी दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और देखिए एंगल सी इसके बराबर है और जो ये है वो इसके बराबर है, यानी कि तीनों समीकरण आपस में क्या है, जब बराबर दिए गए हैं तो हम इसको और इसको बराबर रख लेंगे और फिर इसको और इसको बराबर कर लेंगे। क्योंकि जब तीनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो को आपस में बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम 3 एंगल बी बराबर क्या लिखेंगे, 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब इसको आगे जब हल करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या दिया गया, 3 एंगल बी। क्या दिया गया है, 3 एंगल बी बराबर
2 लिखा हुआ है तो 2 का गुणा होगा एंगल ए के साथ में, तो 2 एंगल ये हो जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब फिर 2 का गुणा होगा एंगल बी के साथ में, तो 2 एंगल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एंगल बी हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा 3 एंगल बी और ये एंगल भी प्लस में है ना, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में 2 एंगल बी हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या बचेगा, 2 एंगल ये बच जाएगा। देखिए 2 एंगल ये वाला बच जाएगा और ये इधर प्लस में था ना, तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब देखेंगे हम क्या कि यहाँ पर 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी निकल जाएगा तो 1 एंगल बी बचेगा, और इसके आगे 1 हम लिखते नहीं है ना, एंगल के आगे 1 नहीं लिखा जाता है। बराबर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 एंगल ये आ जाएगा। क्या आएगा? 2 एंगल ये आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एंगल बी आ गया ना, तो एंगल बी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, एंगल, चलिए एंगल बी का मान, एंगल बी का मान समीकरण, समीकरण देखिए यहां से इसको हट देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एंगल सी बराबर में क्या, 3 गुणे एंगल बी दिया है ना, 3 गुणे एंगल बी दिया है। तो एंगल बी का मान देखिए कितना है, एंगल बी का मान आया है एंगल, 2 एंगल ये आया है। क्या आया है? 2 एंगल ये आया हुआ है ना, तो एंगल सी का मान देखिए कितना निकलेगा, एंगल सी का मान निकलेगा 3 दूनी 6, 6 एंगल ये आ जाएगा, 6 एंगल ये आ जाएगा सी का मान। तो अब हमको क्या हुआ है, बी और सी का मान पता चल गया है ना, एंगल बी बराबर है एंगल 2a और एंगल सी बराबर है एंगल 6a, और 6 एंगल ये दिया है। ठीक, तो हमको पता है कि किसी भी समीकरण के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है ना, कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एंगल ये होता है, किसी त्रिभुज में कितने एंगल, 3 एंगल होते हैं, एंगल ये, एंगल बी, एंगल सी। तो अगर हम तीनों एंगल को जोड़ देते हैं तो कितना बनता है, 180 अंश बनता है। कितना, 180 अंश। तो एंगल ये प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, अगर तीनों एंगल्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो एंगल ये है, इसको ऐसा लिखा रहने देंगे हम, एंगल ये प्लस में एंगल बी, देखिए कितना मान है, एंगल बी का मान देखिए कितना है, तो एंगल बी का मान है 2 एंगल ये, कितना दिया है, 2 एंगल ये दिया है। ये कहां से आया, एंगल बी का मान लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा, एंगल बी लिखा है, तो एंगल बी का मान है 2 एंगल ये लिखा हुआ है। फिर लिखेंगे प्लस में एंगल सी, तो एंगल सी का मान कितना है, 6 एंगल ये, 6 एंगल ये बराबर में क्या लिखेंगे, 180 अंश। क्या लिखेंगे, 180 अंश लिख देंगे। अब आगे देखिए, एक एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 2 एंगल ये और 1 एंगल ये हो जाएगा, 3 एंगल ये। देखिए 2 एंगल ये और 1 एंगल ये, 3 एंगल ये, और 3 एंगल यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और जोड़ देंगे तो 6 3 9, तो 9 एंगल ये हो जाएगा, बराबर में कितना है, 180 अंश। और यहाँ पर 9 देखिए गुणा में है, तो इधर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, यहाँ करते हैं, यहाँ ये गुणा में इधर के भाग हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एंगल ये बचेगा, एंगल ये बराबर 180 अंश, और बटे में कितना है, 9 दिया है तो 9 से भाग कर देंगे, 9 यहाँ गुणा में तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब देखेंगे क्या, 9 एक 9 और 9 दूनी 18, यानी कि एंगल ये बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 2 और 1 ही 0, तो 20 आ जाएगा, और इस पे अंश लगा था तो इस पे अंश लग जाएगा। ठीक है, डिग्री लग जाएगा, यानी एंगल ये का मान कितना आया, 20 अंश आया है ना, और इसमें कितना दिया था, हो तो एंगल ए का मान 20 अंश होगा, तो कितना आया, 20 आया है। 20 उनसे बोला भी गया था और 20 आपका आंसर भी आया है, तो इस प्रकार से ये वाला कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यानी जो पहला अभिकथन है वो बिल्कुल सत्य निकला है ना। दूसरा देखेंगे, तर्क बी, तर्क बी जो है क्या दिया गया है, सॉरी तर्क इसको आर बोलते हैं ना, तर्क आर बोलते हैं। तर्क आर, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 अंश होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसको भी हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं और तर्क आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण करता है, तो बिल्कुल सत्य है ना, क्योंकि तर्क आर की सहायता से हमने अभिकथन ए को हल किया है। ठीक, तो दोनों सत्य है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस पे जो है पहले वाले ऑप्शन पर इसको आप टिक कर देंगे। ठीक, इसको अब आप इसके इंसर्ट कर लेंगे, जो इसकी आगे का प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे।